कैसे हो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नोवेंजल कंडेंसेशन। जहाँ पे वर्ड आ जाए कंडेंसेशन, उसका मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर। तो जो भी हम रिएक्शन आज करने जा रहे हैं इसमें वाटर रिमूव होने वाला है। पहले मैं इस रिएक्शन का इंट्रोडक्शन दे दूं। इसमें हम दो रिएक्टेंट यूज़ करेंगे। कौन कौन से? बेंजल्डिहाइड एंड मेलोनिक एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। क्या निकला? वाटर रिमूव हुआ। ठीक है, कंडेंसेशन है तो वाटर रिमूव हुआ। ये इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट के ऊपर हाइड्रोलाइसिस किया तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो हमें क्या मिला? अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है सिनामिक एसिड। और बाय प्रोडक्ट क्या बना? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई। तो हम इस रिएक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ी बातें बता देता हूँ, फिर हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। सबसे पहली बात, इस रिएक्शन में जो हम रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उनकी नेचर की बात करते हैं। इसमें जो बेंजल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्डिहाइड, लेकिन इसकी एक एलिजिबिलिटी है। वो क्या एलिजिबिलिटी है? इट शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। इट शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है एल्डिहाइड्स में। अगर मैं एक एल्डिहाइड आपके सामने बनाऊँ, ये है एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, इसको मैं खोल के बना देता हूँ। दिस इज़ एसीटैल्डिहाइड। जो एसीटैल्डिहाइड होता है इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप है, आप सबको पता है। दिस इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके साथ वाला जो कार्बन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगी होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम? अल्फा हाइड्रोजन। तो आप अब इस स्ट्रक्चर में देखो, बेंजल्डिहाइड में ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, इसके साथ वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो दिस एल्डिहाइड इज नॉट हैविंग एनी अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर नोवेंजल कंडेंसेशन। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है? इसमें जो हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं ना, इट शुड बी बेसिक इन नेचर। ठीक है, मैं इसके बेसिक नेचर क्यों होता है मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं ये कैटालिस्ट काम क्या करता है। ये कैटालिस्ट, ये जो मेलोनिक एस्टर है ना, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। किसको रिमूव करेगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ ये वाटर रिमूव कर रहा है। हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिमूव कर रहा है, तो ये किस तरह काम कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज डीहाइड्रेटिंग एजेंट। किस तरह से? डीहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डीहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये हमने बेसिक इन नेचर ही क्यों लिया। ये जो कैटालिस्ट है, हम कौन सा कैटालिस्ट यूज़ करेंगे? इसमें पिरिडीन करेंगे, पाइपिरिडीन भी कर सकते हैं और अमोनिया भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पिरिडीन। तो हम ये ही क्यों करें? ये सारे के सारे एल्कलाइन इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है। ऐसा क्यों करते हैं हम कि बेसिक कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं? उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है? देखो, ये जो कैटालिस्ट है ना, ये काम कर रहा है डीहाइड्रेटिंग एजेंट का। मैंने अभी बताया डीहाइड्रेटिंग एजेंट। इसने डीहाइड्रेशन कहाँ से करना है? मेलोनिक एस्टर से। अब मेलोनिक एस्टर जो होता है ना, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। मैं वो बाद में बात करता हूँ ये एसिडिक क्यों है। ये एसिडिक इन नेचर है, इसलिए जो हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? बेसिक इन नेचर। तो इसलिए अगर आप सपोज करो कि अगर ये बेसिक इन नेचर होता, ये मेलोनिक एसिड बेसिक इन नेचर होता, तो अब हमने यहाँ पे कैटालिस्ट कोई और यूज़ करना था, एसिडिक कैटालिस्ट, जैसे कि H2SO4 यूज़ करना था हमने। ठीक है, इट आल्सो एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसी तरह से यहाँ पे अब ये एसिडिक इन नेचर है तो हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं बेसिक इन नेचर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेलोनिक एस्टर एसिडिक क्यों होता है। देखो, ये स्ट्रक्चर है मेलोनिक एस्टर का। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ। देखो, जो मेलोनिक एस्टर है ना, इसमें दो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। कौन से? दो कार्बोनाइल ग्रुप। यही वाला स्ट्रक्चर बनाया है मैंने यहाँ पे। इसमें दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं। ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या काम करता है? ये जो इसके साथ वाला कार्बन होता है ना, जिसको मैंने अभी बताया था अल्फा कार्बन बोलते हैं। एल्डिहाइड में भी होता है कार्बोनाइल ग्रुप और एस्टर में भी होता है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये अल्फा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। इतना समझ लो, इसके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करते हैं इसका पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए। तो इस कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर तो होते ही पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव एक दूसरे से कभी भी बंधा नहीं रह सकता, तो जिसकी वजह से ये एसिड को रिमूव करता है, सॉरी H को रिमूव करता है। तो जो H को छोड़े वो क्या होता है?
एसिड। ठीक है, तो ये मेलोनिक एस्टर एसिड की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि इसके पास ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है। जहाँ कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसके साथ वाला कार्बन जो होता है उस पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो निकलते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो वो किस तरह काम करता है, एसिड की तरह। कुल मिला के मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मेलोनिक एस्टर इज एक्टिंग एज एसिड, इसलिए जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो क्या है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कैटालिस्ट कैसा होना चाहिए, बेसिक इन नेचर। कौन कौन सा, पिरिडीन, पाइपरिडीन, अमोनिया। ठीक है, अब हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, वाटर निकला। अब ये जो हमको मिला इंटरमीडिएट, ठीक है, ये हमको इंटरमीडिएट मिलेगा। एक बात समझ लो स्टूडेंट्स, एक इंटरमीडिएट होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटरमीडिएट एक ऐसा स्टेट होती है जहाँ पे हम रिएक्शन को रोक सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे हम रिएक्शन को नहीं रोक सकते। ट्रांजिशन स्टेट भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्टेट होती है, इंटरमीडिएट भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्टेट होती है। लेकिन इंटरमीडिएट पे हम रिएक्शन को रोक सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट पे हम रिएक्शन को नहीं रोक सकते। इंटरमीडिएट को हम रिएक्शन से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते रिएक्शन से। ठीक है, चलो ये सब बातें हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली। एक और बात बता दूं, इंटरमीडिएट ये बनेगा, इसके ऊपर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे और यहाँ पे अनसैचुरेशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं और मैकेनिज्म ऑफ नोवेंजल कंडेंसेशन। अब इसमें क्या है, ये मेलोनिक एस्टर है। ठीक है, मेलोनिक एस्टर का मैंने बताया था इट इज़ एक्टिंग एज ए माइल्ड एसिड। क्यों, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से। तो क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से, तो पॉजिटिव इसके साथ वीकली बॉन्डेड रहेगा। H पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ तो टाइटली बाउंड नहीं रह सकता, तो ये बॉन्ड वीक है, तो यहाँ से H का निकलना आसान है। वो ही काम हमारा बेस करेगा। हम ले रहे हैं पिरिडीन, इसमें पिरिडीन का जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, यानी कि ये इसको अपने साथ ले जाएगा। ये देखो, ये H पॉजिटिव को अपने साथ ले गया, तो इसने क्या बनाया, पिरिडीनियम आयन। याद रखना बेटा, जब नाइट्रोजन के ऊपर पिरिडीन के नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, पिरिडीनियम आयन। ये पिरिडीनियम आयन हमारा बन गया है। अब यहाँ से एक H निकल गया है, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई। अब ऑब्वियसली जब यहाँ से H निकलेगा तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को तो देने वाला नहीं है। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव देन हाइड्रोजन, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों कार्बन के पास रह जाएंगे। वो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन ने शेयर किए हुए थे। हाइड्रोजन ऐसे ही निकल जाएगा और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रह गए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ठीक है, अब हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो पीछे बचा नेगेटिवली चार्ज जिसके अंदर कार्बन है, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बा एनायन। ये याद रखना है, कार्बा एनायन। अब ये जो कार्बा एनायन है इसके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आएगा हमारा दूसरा रिएक्टेंट जिसके पास एल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, ये है बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब बेंजल्डिहाइड के कार्बन जो है, ये इसका जो कार्बोनाइल का कार्बन है, ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, कार्बो एनायन का जो ऑक्सीजन था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो बेंजल्डिहाइड के जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है इसके लिए इसकी एफिनिटी रहेगी, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके साथ आके अटैच होगा। अब ये वाला कार्बन एनायन का कार्बन इस कार्बन बेंजल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन के साथ आके जुड़ गया। ये मैंने बॉन्ड बना दिया जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड बना है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये अपना ये एक पाई बॉन्ड तोड़ेगा, है ना। जैसे ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा तो ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड रह गया, ये वाला ऑक्सीजन है जहाँ ये कार्बोनाइल वाला। अब इसके पास एक बॉन्ड रह गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब इस पूरे न्यूक्लियस में, पूरे रिंग में एक जगह पे नेगेटिव चार्ज है, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी एनायन। क्या बोलेंगे, ऑक्सी एनायन। कई जगह भी इसको ऑक्सीजन एनायन भी लिखा होता है। अब क्या होगा, अब ये बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये जो पिरिडीनियम आयन बना था इसमें जो H पॉजिटिव लगा था इसके साथ नाइट्रोजन के साथ आके, वो आसानी से नहीं छोड़ सकता है पिरिडीनियम, क्योंकि ये पिरिडीनियम की
ये पिरिडीन की स्टेबल स्टेट नहीं है। यहाँ से जो H है ये आसानी से निकल सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, 1 2 3, तो 4th बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड वीक रहेगा। ये H पॉजिटिव कभी भी छोड़ सकता है। अब क्या होगा, ये H पॉजिटिव छोड़ेगा, इसने अपना H पॉजिटिव छोड़ा, कहाँ से आया, पिरिडीनियम आयन से। ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली ये जो ऑक्सीजन आयन हमारे पास क्रिएट हुआ है इसके ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब ये यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो क्या बन गया, OH। स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो, ये बना है एक तरह का इंटरमीडिएट, ठीक है। OH यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, यहाँ पे H लग गया, OH ये बना। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे ना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला कार्बन मैं बोलता हूँ अल्फा कार्बन, उसके आगे वाला बीटा कार्बन। आपने एलिमिनेशन रिएक्शन अगर पढ़ा हो तो उसमें आपने बीटा एलिमिनेशन पढ़ा होगा। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, बीटा ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप जाता है, अल्फा बीटा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जाता है और अल्फा कार्बन से H जाता है वाटर की फॉर्म में। वाटर निकला कैसे, बीटा कार्बन से क्या निकला, OH फंक्शनल ग्रुप, अल्फा से क्या निकला, H। इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। दूसरी बात आपको मैंने रिएक्शन की शुरुआत में बताया था, दिस इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहाँ से जी ये बीटा कार्बन से OH निकल गया, अल्फा कार्बन से H निकल गया, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ तक एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। पहले स्टेप में मेलोनिक एस्टर से एक H निकला था, ये चलता चलता ये बना। अब ये मेलोनिक एस्टर का ये वाली मोइटी थी, ठीक है। अब इसके पास एक H बचा था, ये वाला, अब ये H भी गया, दोनों H इसके निकल गए। अब जो दूसरा H निकला है वो इस तरह से निकला है बीटा एलिमिनेशन से। अब क्या होगा, जब यहाँ से OH और H2O की फॉर्म में निकलेंगे तो क्या होगा, ये कार्बन और ये कार्बन का दोनों का एक एक बॉन्ड छूट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये अपना 4th बॉन्ड बनाने के लिए आपस में क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये देखो इन्होंने आपस में यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब ये जो पाई बॉन्ड बनाया है ना, अभी भी ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड कर, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर का जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है वो उस स्ट्रक्चर को तोड़ता है। अब इसमें हमने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर डाला। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना, इसको पहले समझ लेते हैं। इसके पास ये एस्टर ग्रुप है, बेटा ध्यान से देखो, एस्टर ग्रुप। ये जो एस्टर ग्रुप होता है ना, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली। ये एल्काइल ग्रुप है, C2H5, ये एल्काइल ग्रुप, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऑब्वियसली देगा। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ऑक्सीजन ये कम है, तो इलेक्ट्रॉन इधर गए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, ये H पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा, OH पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, का हो गया रिएक्शन। अब ये H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। OH कहाँ अटैक करेगा, C2H5 के ऊपर। जब OH C2H5OH के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, C2H5OH, इथेनॉल। 2 OH यूज़ किए, 2 C2H5 इथेनॉल की फॉर्म में निकल गए, पहली बात। फिर H पॉजिटिव ये कहाँ पे अटैक किया इसने, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन गया, COOH। ये दोनों ग्रुप क्या बन जाएंगे, COOH, ये बन गए COOH। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, एक बात समझ लो, ये यहाँ पे रिएक्शन हमने आगे कुछ भी नहीं किया। अब ये जो आगे होगा ये अपने आप होगा। क्या होता है कि जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर 2 कार्बोक्सिली ग्रुप इकट्ठे अटैच हो एक ही कार्बन के साथ, ये आप रूल है उसको समझ लेना, जहाँ भी एक कार्बन के साथ 2 कार्बोक्सिली ग्रुप अटैच हो, दैट इज हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ये अब हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें एक ही कार्बन के साथ 2 कार्बोक्सिली ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा, एक कार्बोक्सिली ग्रुप निकलेगा। एक कार्बोक्सिली ग्रुप कैसे निकलेगा, यहाँ से CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकल गया। ये H जो है टॉटोमरिज्म की तरह होगा और ये एक इंटरनल अरेंजमेंट होगा, टॉटोमरिज्म तो नहीं बोलेंगे, ये इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा और ये COH वहीं रह जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, सिनामिक एसिड। अब जो पिछला मैंने रिएक्शन करवाया था, पीछे करके रिवर्स करके देख सकते हो, उसमें बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा था, C2H5 एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा था, सिनामिक एसिड।
आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। लेकिन एक बार मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में H पॉजिटिव निकला विद द हेल्प ऑफ बेसिक कैटालिस्ट, ठीक है। फिर ये हमारे पास कार्बो एनायन बना, कार्बो एनायन ने पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड के साथ अटैच किया, ऑक्सी एनायन बना। फिर पिरिडीनियम का H पॉजिटिव दोबारा से आया, इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप है इसके साथ आके अटैच हुआ, OH बना, बीटा एलिमिनेशन हुआ, और जब जैसे ही वाटर निकला यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस हुआ, इथेनॉल और सिनामिक एसिड, ये हाईली अनस्टेबल होता है इसलिए इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें समझने में कहीं भी दिक्कत है ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर देना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कहाँ मेरा बोलने में कोई, समझाने में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसको मॉडिफाई करूँगा। थैंक यू।